हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस हायर एजुकेशन की क्लास में हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इग्नू के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यह अपने देश में एक महत्वपूर्ण जो है मुक्त विश्वविद्यालय है और अपने देश क्या कहा जाए तो एशिया का एक महत्वपूर्ण ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके बाद फिर हम लोग इस हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ केंद्रीय परियोजनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी केंद्रीय परियोजनाएं चालू की गई थी और उन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या था। तो इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग को अध्ययन करना है और ये आप लोगों की ये नेट जेआरएफ की जो 5वीं क्लास होगी हायर एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद मेरे तरफ से आप लोग का ये कंटेंट वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर मैं इसमें आप लोगों का क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस भी इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उसको हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो आइए चलिए देखा जाए कि अपने देश में जो उच्च शिक्षा प्रणाली में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का क्या महत्व है, यानी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किन स्टूडेंट के लिए उपयोगी होता है। ये सारी चीजों को देखा जाए। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को सबसे पहले क्या देख लेना है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, जिसको ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है। तो पहले देखिए क्या होती है। देखिए, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को खास स्थान पर खास समय के अनुसार एकत्रित होने की बाध्यता नहीं होती। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मुक्त। मुफ्त लिखा गया है, मुफ्त नहीं लिखा है। मुफ्त का मतलब होता है कोई चीज फ्री में, और यहाँ लिखा गया मुक्त। मुक्त का मतलब होता है ओपन, यानी किसी स्टूडेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी, वो अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज है वो है ओपन, इसको हिंदी में मुक्त का। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मुक्त और मुफ्त एक ही चीज है, तो नहीं, दोनों बहुत अलग है। मुफ्त का मतलब हो जाता है कोई चीज फ्री में, लेकिन यहाँ फ्री नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ने लिखने के लिए फ्री हो, यानी ओपन हो। आपको पढ़ाई लिखाई का जो है शुल्क देना पड़ेगा। बस यहाँ पर क्या है कि बाध्यताएं नहीं रही। आपको किसी क्लास में नहीं बैठना होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको नहीं जाना पड़ेगा, किसी टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे, और आपको जो एग्जाम फॉर्म भरना है या एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एडमिशन के लिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। फीस भी ऑनलाइन जमा करनी है। तो ये एक बहुत बेहतर शिक्षा प्रणाली है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकली प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। ठीक, देखिए यह प्रणाली जो है कार्य विधियों एवं शिक्षण समय के संबंध में बहुत लचीली होती है। साथ ही इसमें दाखिले के लिए किसी मेरिट कसौटी को पूरा करने की बाध्यता नहीं होती, यानी यहाँ पर किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कोई मेरिट वेरिट का कोई चक्कर नहीं होता है। आपका कुछ भी नंबर होना चाहिए, बस केवल पास होना चाहिए आपका, बाकी परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है और आप अगले एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते। जैसे किसी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करना है इस क्षेत्र से, तो उसको इंटरमीडिएट में केवल पास होना चाहिए और उसके बाद वो इससे ग्रेजुएशन कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे दूरवर्ती शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, गृह अध्ययन, परिसर के बाहर अध्ययन, जिसको ऑफ कैंपस स्टडी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे देखिए बहुमाध्यम उपागम, यानी मल्टीमीडिया अप्रोच भी, यानी इसके देखिए बहुत सारे नाम हैं और सबका एक ही पर्पज होता है कि स्टूडेंट को मुक्त रूप से शिक्षा प्रदान करना। इस शिक्षा प्रणाली को देखिए जन शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वंचित क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उन्हें अध्ययन का अवसर प्रदान करना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा को गैर सरकारी उपागम के रूप में भी जाना जाता है, यानी दूरस्थ शिक्षा जो है वो क्या है, एक गैर सरकारी उपागम है। इसमें मुद्रित एवं अमुद्रित बहुमाध्यमों का प्रयोग शिक्षण तथा छात्र के मध्य
संचार के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे से अलग रहकर आवश्यक कार्यों तथा उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं। यानी इसमें स्टूडेंट को, अभी मैंने क्या बताया कि टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीचर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, और एक दूसरे से अलग रहकर भी अच्छे तरीके की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी को महत्व दिया जाता है। यानी इसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा उसको खुद से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको खुद से अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे हर समय। टीचर्स के आप बीच बीच में गाइडलाइन ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास में आपको पढ़ाएंगे नहीं। इसके अलावा देखिए, दूरस्थ शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। यानी देखिए, डिस्टेंस मोड में पढ़ने के लिए आपके पास जो है शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। जैसे देखिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर अच्छे प्रकार के स्टडी मटेरियल होने चाहिए, तब जाके आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो आपको इसमें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, शिक्षण सहायक उपकरणों की सूची में जैसे देखिए, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, सीडी फिल्म्स और कुछ पत्राचार सामग्री वगैरह का उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं सब का उपयोग करके अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। इसके अलावा देखिए, आजकल आधुनिक युग में ई लर्निंग, ओपन लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग इत्यादि जो माध्यम है, इसके द्वारा भी ओपन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन लिया जाता है। अपने देश की देखिए, ऑनलाइन डिस्टेंस यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो प्रणाली है, शिक्षा प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो है। उसके बाद देखिए, राज्यों में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, कई और भी विश्वविद्यालय हैं जो ओपन एजुकेशन प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? इग्नू। ज़्यादा इसका आपको नाम परिचित मिलेगा, इग्नू। इतना बड़ा नाम कोई इसका नहीं बोलता है, लेकिन शॉर्टकट में लोग इग्नू के नाम से इसको बुलाते हैं। आप देखिए, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, यानी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स क्या है। तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। अभी मैंने बताया आप लोगों को, किसी स्टूडेंट को किसी बहुत दूर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा देखिए, इसमें देश के कई केंद्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाने वाली कक्षाओं की संख्या तय होती है। यानी इसमें देश के विभिन्न भागों में कौन कौन सी कक्षाएं कैसे कैसे किस पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की जाएंगी, इसकी संख्या पहले से तय की गई होती है। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा और भी अधिक सरल एवं प्रासंगिक हो गई। यानी जब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तब से दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना और भी आसान हो गया है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पढ़ने की समय तालिका बना सकते हैं। यानी विद्यार्थियों को जिस समय टाइम मिले पढ़ने का, वो उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूरस्थ शिक्षा के शुल्क सामान्य शिक्षा की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, यानी यहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। इसके अलावा देखिए, यह प्रायः सर्वसुलभ होती है। इसमें प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, यानी ये सबके लिए सर्वसुलभ होती है। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा, यानी इसमें जितने चाहे उतने स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ना तो कोई मेरिट का चक्कर है, कोई भी समस्या नहीं है इसमें देखिए, रोजगार के साथ भी शिक्षा ली जा सकती है। यानी इसमें आप अगर कोई रोजगार करना चाहते हो, आर्थिक रूप से थोड़ी समस्या है, तो आप अर्निंग भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। कम अंक आने पर भी वांछित कोर्स में प्रवेश मिल जाता है। यानी मैंने अभी बताया, इसमें नंबर कम भी रहता है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें परसेंटेज की बाध्यता, किसी भी कोर्स के लिए देखिए आयु सीमा की भी बाधा नहीं होती, यानी यहाँ पर एज का भी चक्कर नहीं होता, आप जब चाहे तब कोई भी कोर्स कर सकते हो। दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है पाठ्य सामग्री तैयार करना है। इसमें देखिए, पाठ्य सामग्री ही शिक्षक का कार्य करते हैं। यानी दूरस्थ शिक्षा की जो स्टडी मटेरियल होती है, क्यूरिकुलम होता है, सिलेबस होता है, वो तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही एक प्रकार का शिक्षक होता है। क्योंकि स्टूडेंट उसी को पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट के लिए टीचर भी होता है और
कंटेंट भी होता है, तो वो अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए देखिए इग्नू का जो कंटेंट होता है अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखा गया होता है विद्वानों के द्वारा लिखा गया होता है और बहुत अच्छी चीजें होती हैं। साधारण पाठ्यक्रम के साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किए जा सकते हैं। अब देखिए पहले क्या होता था कि साधारण पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि बहुत सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी डिस्टेंस एजुकेशन से लोगों को कराए जा रहे हैं, और उसकी वैलिडिटी भी पूरे वर्ल्ड लेवल में, पूरे इंडिया में हर जगह एक समान है। देखिए आजकल दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी ग्रेजुएट भी करते हैं, एमफिल भी कर रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, कुछ लोग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि कोर्स कर रहे हैं। यानी जिसको जिस प्रकार की कोर्स की जरूरत है वो सभी प्रकार के कोर्स इन विश्वविद्यालयों से, इन कॉलेजों से कराए जा रहे हैं। इनकी उपाधि की मान्यता सामान्य शिक्षण जितनी ही होती है। यानी किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट लगे कि इसकी मान्यता होगी कि नहीं, तो इसकी मान्यता आपके दूसरे सामान्य विश्वविद्यालय के डिग्री और सर्टिफिकेट के बराबर ही होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। आप देखिए जो अपने देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है उसका किस प्रकार से विकास हुआ है, यानी कैसे कैसे ये अपने देश में शुरू की गई। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो गई थी तो उसके स्थापना के समय ही रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि सुझाव दिया गया था। यानी जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी तो उसी समय इस प्रकार की शिक्षा की बात कही गई थी। कहा गया था कि इवनिंग कॉलेज खोले जाएं, यानी सायंकालीन बहुत से बच्चे जो हैं कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई कर सके। उसके बाद देखिए इनको पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, फिर बच्चों को उनकी सुविधा के अनुसार पढ़ने का अवसर दिया जाए। ये सारी चीजें उसी समय तय की गई थी। इसके बाद देखिए दूरस्थ शिक्षा का आरंभ जो है 1960 के दशक में हो गया था, पर केवल कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे थे जो आंशिक रूप से दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर। देखा जाए तो 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत कर दी गई, लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना शुरू किए थे। उन विश्वविद्यालयों में देखिए 1962 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू हुआ। उसके बाद फिर देखिए 1968 ईस्वी में पंजाबी विश्वविद्यालय ने शुरू किया, जो उसके बाद पटियाला एवं राजस्थान विश्वविद्यालय ने। उसके बाद फिर देखिए जयपुर में भी ये पत्राचार कोर्स आरंभ किया, यानी पटियाला एवं राजस्थान विश्वविद्यालय जो है जयपुर में है, उसके द्वारा पत्राचार कोर्स शुरू किया। उसके बाद फिर देखिए 1969 ईस्वी में मेरठ तथा मैसूर के विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। 1970 से 80 की जो दशक थी उस अवधि तक अपने देश में 19 प्रादेशिक विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार या शिक्षा संस्थान निदेशालय प्रारंभ किया। यानी देखिए धीरे धीरे इनकी संख्या क्या है, बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद देखिए इस अवधि में डिप्लोमा तथा डिग्री दोनों प्रकार के ही कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शुरू किए। यानी कोई स्टूडेंट अगर डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहा है तो भी कराया जाता था, और डिग्री कोर्स करना चाह रहा है वो भी इसके द्वारा कराया जाता था। इसके बाद फिर देखिए 1970 के दशक तक दूरस्थ शिक्षा परंपरागत शिक्षा प्रणाली से संबद्ध हो गई थी, अतः दूरस्थ शिक्षा परंपरागत विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्य करने लगी। यानी अब धीरे धीरे क्या है, इसका भी बहुत ज्यादा विकास हो गया और ये परंपरागत विश्वविद्यालयों की तरह ये भी कार्य करने लगी। उसके बाद फिर देखिए 80 के दशक में सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत। अब देखिए सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास किया गया और सरकार के द्वारा अब विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। यानी आप देखिए सरकार के द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई और भारत में सबसे पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो हैदराबाद विश्वविद्यालय है, जो 1982 में शुरू किया। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फिर देखिए 1985 ईस्वी में दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना की गई। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण घटना के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई तब इसने इतने बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया और आज यह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। तो देखिए दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके बाद देखिए 1987 ईस्वी में कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना भी सरकार के द्वारा 1989 ईस्वी में कर दी गई। यानी
ये तो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किया गया, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए भी इस प्रकार का मुक्त विद्यालय खोला गया, जिसको NIOS कहा जाता है शॉर्टकट में। देखिए, एक केंद्रीय संस्थान बना दिया गया जो अपने देश में स्कूली शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को। ये भी क्या है? ओपन माध्यम। आप देखिए, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के बारे में देख लेते हैं। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? तो देखिए, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो है एक एकल मोड संस्थाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल दूरस्थ मोड में शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो केवल डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करते हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक शिक्षा नहीं प्रदान करते। भारत में 14 मुक्त विश्वविद्यालय तथा कई नियमित विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति में देखिए कई श्रेणियों के शिक्षार्थी जो है पढ़ते हैं। विशेष रूप से देखिए, देरी से पढ़ाई शुरू करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ये इस माध्यम से पढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा संस्थान नहीं है, साधन नहीं है, वो पढ़ते हैं। यानी घर के दूर है बहुत सारा यूनिवर्सिटी या कॉलेज, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं तो वो इसमें एडमिशन कराते हैं। सेवारत व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो इसमें पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक होते हैं, तो उनको भी इसमें पढ़ाई करने में बहुत आसान। जैसे बहुत से लोगों के पास क्वालिफिकेशन है लेकिन कम है, लेकिन वो सोचते हैं कि अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाया जाए और मैं कहीं जॉब भी करता रहूं, कुछ करता रहूं। तो इसमें क्या होता है कि वो अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा लेते हैं इसमें कोर्स करके। इन विश्वविद्यालयों में देखिए प्रवेश और नामांकन की जो नीति है वो बहुत ही ओपन होती है, खुली होती है, बहुत लचीली होती है, किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं होती। इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों पर अधिकांश स्नातक स्तर के प्रोग्रामों में प्रवेश देने के लिए उनके पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाता। इसमें बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती, बहुत सिंपल होता है। इसके बाद देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे प्रवेशार्थी ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं। यानी यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है वो भी बहुत लचीला होता है, तो इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब का कोई चक्कर नहीं होता। आप अपनी इच्छा अनुसार मुक्त रूप से जो भी डिग्री लेना चाहते हो, जो भी कोर्स करना चाहते हो, कर सकते हो। किंतु अपेक्षित आयु यानी प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। यानी एक शर्त ये होती है कि कोई भी अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी 18 से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा उसने जो है लिखित प्रवेश परीक्षा इंटरमीडिएट की पास की। अब देखिए, ये पाठ्यक्रम जो है छात्र की सुविधा अनुसार भी लिए जा सकते हैं। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अपने राज्य की सीमा के भीतर ही दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यानी हर राज्य के जो दूरस्थ शिक्षा केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो अपने राज्य की सीमा के अंदर ही जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए, अपने देश में वर्तमान में जो 14 मुक्त विश्वविद्यालय जो हैं कार्य कर रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले अभी मैंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1982 में बना। उसके बाद देखिए वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान 1987 में। फिर नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना बिहार 1987 में। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय देखिए नासिक महाराष्ट्र 1989 में। उसके बाद फिर देखिए मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 1991 में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में 1994 ईस्वी में। उसके बाद फिर देखिए कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक में। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल 1997 में। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998 में। तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय देखिए चेन्नई में 2002 में। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ 2005 में। उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड 2005 में। कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम 2005 में। और फिर ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड 2004। तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न वर्षों में अपने देश में ये जो है मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अब हम लोग आते हैं इग्नू के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसदीय अधिनियम के
द्वारा 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य, यानी यह एक प्रकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो ओपन एंड डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रदान करती है। तो इसके स्थापना के देखिए क्या उद्देश्य हैं कि अपने देश में दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच तथा समानता को बढ़ाना, मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को संवर्धित एवं समायोजित करना और उसमें मानकों का निर्धारण करना। देखिए इस तरह से आप देखेंगे इग्नू का लोगो आपको दिखेगा इसकी वेबसाइट पर, इसके पाठ सामग्री पर, इसके द्वारा चलाई जा रही जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी इस तरह का लोगो आपको दिखेगा, यानी इग्नू द पीपुल्स यूनिवर्सिटी। इसका देखिए जो हेड ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, वो नई दिल्ली में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 30 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। कि इसमें क्या है कि बहुत से देशों के स्टूडेंट पढ़ते हैं। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है, यानी अपने देश में एक तरह से कहा जाए कि ये नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करता है दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा देखिए इग्नू जो है अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी रखता है और यह अन्य देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, दोहा, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, केन्या, फिजी, कैरेबियन द्वीप समूह आदि देशों में भी अपनी शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए इग्नू को यूनेस्को और क्षमता निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अफ्रीका, इथियोपिया, लाइबेरिया, मेडागास्कर और घाना में भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पहुंच प्रदान की जाती है। इसके अलावा देखिए शिक्षण और अनुसंधान के अलावा विस्तार और प्रशिक्षण इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का मुख्य आधार है। इसके अलावा देखिए इग्नू शिक्षण की पद्धतियों और स्थान, पाठ्यक्रमों के समुच्चयन और नामांकन के लिए पात्रता, प्रवेश की आयु, मूल्यांकन आदि की पद्धतियों को लेकर शिक्षा की लचीली तथा मुक्त प्रणाली अपनाता है, यानी यहाँ हर चीजें जो है फ्लेक्सिबल होती हैं, किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा रिजिडिटी या कठोरता नहीं होती। इग्नू देखिए पूरे देश में स्थित अपने अध्ययन केंद्रों पर मुद्रित सामग्रियां, ऑडियो वीडियो टेप, रेडियो तथा शैक्षिक टीवी चैनलों पर प्रसार, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा भी शिक्षा प्रदान करता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में ही बुक ले लेते हैं, ऑडियो ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ते हैं और कुछ लोग प्रिंटेड बुक्स लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध, और ये सुविधा हर अध्ययन केंद्र पर उपलब्ध, यानी जिस स्टूडेंट को अपने क्षेत्र में अध्ययन केंद्र चुनना होता है तो उसको सारी चीजें वहीं पर उपलब्ध होती हैं, उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। इग्नू अपने छात्रों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सतत आकलन तथा अवधि के अंत में परीक्षा की पद्धति भी अपनाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का शैक्षिक विकास इसके मुख्य कार्य क्षेत्र में आता है, यानी पूर्वोत्तर भारत जो है भौगोलिक रूप से बहुत ही विविध है, तो वहाँ पर देखिए सामान्य राज्यों की तरह स्कूल कॉलेज उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ के स्टूडेंट को पढ़ने लिखने के लिए बहुत बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है और इसके लिए अपनी वार्षिक योजना बजट का 10% यह व्यापक रूप से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा देखिए इस विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम विकसित किए हैं और पिछड़े क्षेत्रों तथा कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में विशेष अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया, यानी महिला शिक्षा के लिए भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई जिलों में इसने महिला साक्षरता के लिए विशेष अध्ययन केंद्र भी खोले हैं। इग्नू शिक्षण के अंतर्गत देखिए डिप्लोमा, स्नातक, मास्टर्स और डॉक्टर डिग्री जैसे कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके द्वारा कुछ देखिए डिजिटल मोड से भी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा कुछ चैनल शुरू किए गए हैं, जो देखिए 2001 ईस्वी में ज्ञानवाणी नामक एक चैनल शुरू किया गया था, जो एक एफएम रेडियो चैनल है और इसके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा प्रदान। देखिए एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ज्ञान दर्शन देखिए यह भी इसी के द्वारा शुरू किया गया था 26 जनवरी 2000 को, और इस शैक्षिक टेलीविजन चैनल की शुरुआत की गई थी
विद्यार्थियों के अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए। यानी ये देखिए क्या है कि ज्ञानवाणी एक एफएम रेडियो चैनल है, जबकि ज्ञान दर्शन क्या है, एक दूरदर्शन का चैनल है, यानी टेलीविजन का चैनल है। और इसके माध्यम से स्टूडेंट को अच्छी, सहज और सुगम शिक्षा प्रदान की जाती है। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन की देखिए नोडल एजेंसी जो है इग्नू है, तथा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। यानी इसकी जो नोडल एजेंसी है इग्नू है, लेकिन इसका प्रसारण जो किया जाता है दूरदर्शन के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा देखिए एकलव्य प्रौद्योगिकी तकनीकी चैनल शुरू किया गया है। ये आईआईटी और इग्नू के मध्य दूरस्थ शिक्षा की एक संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया है, और इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2003, यानी इसमें आईआईटी और इग्नू दोनों लोगों ने मिलकर दूरस्थ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की। इसके अलावा देखिए व्यास चैनल भी है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यानी सीईसी ने यूजीसी के साथ मिलकर 24x7 उच्च शिक्षा चैनल की स्थापना 26 जनवरी 2004 को की। यानी देखिए ये अपने द्वारा भी शुरू किया है, और इसने कुछ महत्वपूर्ण और भी शिक्षण संस्थान है जिसके साथ मध्यस्थता करके आपस में मिलकर और भी बेहतर कार्यों को शुरू किया है। आप देखिए राष्ट्रमंडल शिक्षण यानी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग क्या है, जिसको शॉर्टकट में COL कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्रमंडल शिक्षण कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना राष्ट्रमंडल देशी की सरकारों के बीच वर्ष 1988 ईस्वी में एक समझौते ज्ञापन के अंतर्गत की गई थी। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग देखिए एक अंतः सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रमंडल सरकार के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ज्ञान संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के विकास और सहभाजन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय देखिए कनाडा के वैंकूवर में है। यह संसार का एकमात्र अंतः सरकारी संगठन है जो दूरस्थ तथा मुक्त शिक्षा प्रदान करने तथा बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करने का कार्य करता है। यह एकमात्र सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो ब्रिटेन से बाहर स्थित, यानी जितने भी राष्ट्रमंडल की एजेंसियां हैं सब कहाँ पर हैं, ब्रिटेन में, लेकिन यह एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसका मुख्यालय जो कि राष्ट्र इंग्लैंड के बाहर यानी कनाडा में स्थापित किया गया है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग राष्ट्रमंडल देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से वित्त पोषित है। ब्रिटेन और कनाडा के बाद भारत तीसरा प्रमुख वित्त, यानी यह जितने भी देश इसमें शामिल हैं ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसमें पैसा लगाते हैं, और 3 देश जो है महत्वपूर्ण हैं जिसमें ब्रिटेन, कनाडा और तीसरा अपना देश भारत है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL ने एशिया के लिए अपना शैक्षिक मीडिया केंद्र भारत में स्थापित किया है, यानी इसका शैक्षिक मीडिया केंद्र जो है एशिया में भारत में स्थित है। ठीक है, आप देखिए इससे संबंधित एक संस्थान है जिसको दूरस्थ शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। सन 1991 ईस्वी में इग्नू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अनुसरण करते हुए दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। इसको देखिए इग्नू अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया। इसका मुख्य उत्तरदायित्व देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के शिक्षण संस्थानों के लिए मानक निश्चित करना, उनका समन्वय एवं अनुरक्षण करना, यानी जो अपने देश में उच्च और मुक्त शिक्षा संस्थान हैं उनके लिए क्या मानक होने चाहिए, उनके लिए किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है, उनका कैसे अनुरक्षण करना है, ये सारे कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इग्नू के जो कुलपति होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। दूरस्थ शिक्षा परिषद दूरस्थ शिक्षा में एक प्रभावी विनियामक के रूप में कार्य कर नहीं पाई, क्योंकि कुछ अध्ययनों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, UGC और दूरस्थ शिक्षा परिषद में प्राधिकार का अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड विवाद बन गया। यानी जब इसकी स्थापना की गई तो इसके कार्यों में, AICTE के कार्यों में, इग्नू के कार्यों में ओवरलैपिंग दिखी, लगा कि एक ही काम तीनों लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो पूरी तरह से सही साबित नहीं हुई। इससे देखिए दूरस्थ शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ और इसके मानक भी गिर गए। यानी इसकी स्थापना से धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग इसको बिजनेस के तौर पर स्थापित करने लगे, पैसा कमाने का जरिया बन गया लोगों का, और इसके जो स्टैंडर्ड जो है मानक धीरे धीरे गिर गया।
यह प्रश्न भी उठा कि इग्नू जो स्वयं एक विश्वविद्यालय है कैसे दूरस्थ शिक्षा परिषद के माध्यम से दूसरे विद्यालय के पाठ्यक्रमों का अवलोकन कर सकता है। यानी प्रश्न उठने लगा कि इग्नू तो खुद ही एक यूनिवर्सिटी है और ये कैसे दूसरे संस्थानों के दूरस्थ शिक्षा का अवलोकन करेगा। इस तर्क के अनुसार देखिए यूजीसी को इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इसमें कहा गया कि ये सब काम किसको करना चाहिए, यूजीसी को करना चाहिए, न कि इग्नू को करना चाहिए। तो दूरस्थ शिक्षा परिषद के स्वयं के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा। एक कमी और क्या है, इसके पास उतने ज्यादा अपने खुद के संसाधन नहीं है जिसका उपयोग करके अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा पाए। इसके बाद फिर देखिए प्रोफेसर एनआर माधव मेनन समिति 2011 ने सिफारिश की कि दूरस्थ शिक्षा परिषद को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए। जून 2013 में दूरस्थ शिक्षा परिषद को भंग कर दिया गया और यूजीसी ने अस्थायी रूप से देश में ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अवलोकन के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की स्थापना की, यानी इसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए अपने देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कुछ प्रमुख केंद्रीय परियोजनाएं और योजनाएं क्या क्या चलाई गई उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उच्च शिक्षण संस्थाओं के अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर उपाय किए जा रहे हैं और सरकार इसको बेहतर बनाने का प्रयास करती है। इसी के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए स्वयं नामक जो प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसके बारे में देखिए हम लोगों ने जो पिछले की जो क्लास की थी आईसीटी वाली उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए स्वयं बड़े स्तर पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता है जिसको हम लोग मुफ्त के नाम से पढ़ चुके यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके द्वारा इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आईआईएम बेंगलुरु देश का सबसे पहला संस्थान है जिसने इस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद फिर देखिए ज्ञान नामक एक पहल है जिसका देखिए शॉर्टकट में नाम ज्ञान है लेकिन हिंदी में अरे पूरा फुल फॉर्म क्या इसका है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। इसकी शुरुआत भारतीय छात्रों को शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोध कराने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसके देखिए अन्य उद्देश्य देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों की गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाना, वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत देखिए देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में अवकाश अवधि के दौरान पूरी दुनिया में सुविख्यात शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के अलावा उद्यमियों को भी आमंत्रित करने का प्रस्ताव होता है। यानी इसमें शिक्षाविदों को भी, विद्वानों को भी, वैज्ञानिकों को भी और उद्योगपतियों को भी एक जगह आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो संस्थान है, अगला परियोजना जो है समवय है। इसको भी देखिए फुल फॉर्म में है इसका क्या, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। इसको शॉर्टकट में समवय कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य देखिए संरचित रोजगारोन्मुखी अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से विविध क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति के विकास की दिशा में प्रयास करना है। यानी यह एक बेहतर संरचना के आधार पर रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है जो कम समय में छात्रों को बेहतर रोजगार पाने के लिए काम आता है। इसमें देखिए अपनी पसंद के एक व्यवसाय के लिए युवाओं को तैयार और विश्व स्तर पर कुशल मानव संसाधनों की आपूर्ति से बेरोजगारी को कम कर, यानी इसमें जो भी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जॉब पाने के लिए बेहतर होते हैं और इससे क्या होता है कि बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत देखिए विकसित शिक्षा ढांचे में क्रेडिट आवंटन यानी क्रेडिट अलॉटमेंट के लिए नियमों को परिभाषित किया गया है और यह राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF का अनुसरण भी करता है। यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उसके आधार पर इसमें क्रेडिट भी उपलब्ध कराई जाती है, क्रेडिट भी प्रदान की जाती है जिसका उपयोग यह जो है संस्थान करता है। अब देखिए अगली है दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित शिक्षण।
इसको देखिए एनपीटीएल कहा जाता है, यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग। ठीक है, देखिए यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना है ताकि योग्य शिक्षकों की कमी को कुछ हद तक पूरा किया। यानी यह अपने देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी वर्तमान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। और इसको किस लिए शुरू किया गया था कि अपने देश में योग्य शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, यानी शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और शिक्षकों को बेहतर योग्यता प्रदान करने के लिए। इसकी कल्पना देखिए सन 1999 ईस्वी में की गई थी ताकि इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसके पहले चरण में देखिए 7 भारतीय तकनीकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान ने मिलकर बुनियादी वीडियो आधारित सामग्री का विकास किया, यानी 7 आई टेक्निकल इंस्टीट्यूट और भारतीय विज्ञान संस्थान ने मिलकर इसको वीडियो आधारित सामग्री के रूप में विकसित किया था। एनपीटीएल के द्वारा देखिए इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी विषयों के लिए ऑनलाइन वेब और वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से ई लर्निंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। उसके बाद फिर देखिए अगला है आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, जिसको देखिए शॉर्टकट में NMEICT कहा जाता है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी इसको फुल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। यह देखिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसकी कल्पना देखिए परिकल्पना उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए किया गया। यानी इसका स्थापना इसलिए किया गया था जो अपने देश के उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो अपने यहाँ आईसीटी का उपयोग कितने बेहतर तरीके से शिक्षण के कार्य के लिए कर सकते हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन अर्थात उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण अध्यापकों शिक्षुओं के बीच कंप्यूटिंग डिवाइस के प्रयोग को बढ़ाकर कौशल अंतर भी भरना। यानी यह शुरू किया गया था इसलिए कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्टूडेंट और टीचर में जो कमी देखी जाती थी उन कमियों को यह पूरा करने का कार्य करता है। और किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। इसका प्रयोजन उन लोगों को सशक्त करना है जो डिजिटल क्रांति से अभी तक अछूते रहे हैं और ज्ञान शास्त्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। यानी इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को डिजिटली अच्छा बनाना है, उनको योग्य बनाना है जो आज तक इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे थे, तो उनको भी इन सब चीज़ का उपयोग करके मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके बाद फिर देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN, जिसको देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 13 जून 2005 को किया गया था। इसके देखिए प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? संसाधनों का संयुक्त उपयोग, विचार विमर्श और ज्ञान के लिए सरल पहुंच, ज्ञान प्रणालियों का सृजन और प्रस्तुति, ज्ञान के प्रसार इत्यादि। इससे देखिए वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और विविध भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के छात्र मिलकर ज्ञान का समुच्चय एवं नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए नेशनल ई लाइब्रेरी है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक सामग्री और ज्ञान के स्रोतों की छात्रों तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना है। उसी प्रकार से देखिए शाला दर्पण है। यह एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो अभिभावकों को स्कूल से जोड़ती है ताकि वे अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी कर सकें। यानी ये गार्जियन को स्कूल से जोड़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो गार्जियन पता करते रहेंगे। इसके अलावा देखिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, जिसको TEQP शॉर्टकट में कहा जाता है, ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना को देखिए विश्व बैंक की सहायता से लागू किया जा रहा है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी वर्तमान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2002 में आरंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए देश में तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता और परिवर्तन को सुगम बनाना है। इसको एक दीर्घकालीन परियोजना के रूप में 10 से 12 वर्षों में 3 चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यानी इसको 10 से 12 सालों में 3 चरणों में 3 स्टेजेस में किया जाएगा। इसके बाद फिर देखिए अगली जो योजना परियोजना है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप यानी नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप। भारत सरकार ने अध्येताओं को ज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु
जो प्रख्यात शिक्षाविद और अध्येताओं को सम्मान देने हेतु 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना प्रारंभ की थी। उन गौरवशाली व्यक्तियों को जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अपने संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिए हों, अभी भी अनुसंधान करने के योग्य हों, उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगली जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको देखिए शॉर्टकट में DDU-GKY के नाम से जाना जाता है। यह देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 के माध्यम से भारत को एक ऐसे राष्ट्रीय योग्यता कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत पर बल देने के लिए शुरू की गई थी, जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को प्रशिक्षण से जोड़ता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यक्रम अधिसूचित किया है ताकि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली विकसित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना योग्यता प्रणाली विकसित की जाए। यानी ये अपने देश पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो व्यवस्था उपलब्ध कराएगा और इसको तुलना कराने के लिए एक योग्यता फ्रेमवर्क भी निर्मित करेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच के 5.50 करोड़ कामगार कार्यरत है। यानी इसमें द्वारा देखा गया कि अपने देश में जो 15 वर्ष के ऊपर के लोग हैं और 35 वर्ष के बीच के हैं जो काम करते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5.5 करोड़। ठीक उसी समय देखिए विश्व भर में 2020 तक 5.70 करोड़ संभावित कामगारों की कमी होने का अनुमान भी लगाया गया। यानी कहा गया कि 2020 तक पूरे विश्व में इतने लोगों की कमी होगी कामगारों के रूप में। तो इस योजना के माध्यम से लोगों को बेहतर तरीके से रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है। देखिए तो कहा जा रहा है कि भारत के लिए अपनी ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का। इसके लिए अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में परिणत भी किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग करके भारत अपनी जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है अगर वो अपने युवाओं को कुशल बना लेता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब परिवार के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास के बल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन से देश में समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दिया। यानी सरकार चाहती है कि अपने देश के जो युवा हैं उनको कौशल प्रदान किया जाए, उनके अंदर कुशलता बढ़ाई जाए, जिससे वह रोजगार के योग्य हो सके। और इससे क्या होगा कि देश का विकास होगा और देश का विकास समावेशी आधार पर हो। इसके बाद देखिए ईशान उदय, ईशान विकास और उन्नत भारत अभियान जो है ये भी महत्वपूर्ण जो है उच्च शिक्षा से संबंधित होता है। ये देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में विशेष रुचि ली है। यानी यहाँ पर देखिए मैंने बार बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय लिखा है। ये देखिए पहले नाम था शिक्षा मंत्रालय का, अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन पहले के जितने भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, उसमें यही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये उसी नाम से उस समय था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो है नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, देखिए यूजीसी ने ईशान उदय कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट के GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात में सुधार करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2014-15 से एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। यानी एक प्रकार की ये स्कॉलरशिप योजना है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को प्रदान की जाती थी। किस लिए प्रदान की जाती थी? कि वहाँ सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करवाने के लिए। उसी प्रकार से देखिए ये ईशान विकास जो है ये भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भारतीय तकनीकी संस्थानों, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के संपर्क में लाने के लिए एक प्रयास किया गया। यानी ये भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए शुरू की गई थी और उनको अपने देश के तकनीकी संस्थानों से जोड़ना था। इसके बाद फिर देखिए उन्नत भारत अभियान जो है वह स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से
जोड़ने का प्रयास। यानी यह क्या काम करती है कि अपने देश के जो स्थानीय सामुदायिक शिक्षण संस्थान है उनको देश के उच्च संस्थानों से जोड़ना है, जिसके अंतर्गत देखिए जल प्रबंधन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा, मितव्ययी प्रौद्योगिकी, आधारिक संरचना, रोजगार इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे देखिए IIT, IISER, NIT आदि इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर देखिए अगली जो योजना है साक्षात है। इसको साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें छात्रों, शिक्षकों और रोजगार में लगे व्यक्तियों तथा ज्ञान अर्जित करने वालों को जीवन पर्यंत निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्टूबर 2006 को वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल आरंभ किया गया। इसमें क्या किया गया है कि छात्रों को भी, शिक्षकों को भी और रोजगार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जीवन भर मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। साक्षात की जो विषय वस्तु है उसकी जांच संबंधित विषय परामर्श समिति के द्वारा की गई। यानी इस पे जो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है उसको बेहतर तरीके से जांच परख के उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए देखिए एक संबंधित विषय परामर्श समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें देखिए इग्नू, दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन जिसको KVS कहा जाता है, नवोदय विद्यालय संगठन NVS, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT जैसी शैक्षिक संस्थानों और क्षेत्र के उत्कृष्ट अकादमिकों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यानी इसमें बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के शिक्षक नियामकों के जो प्रतिनिधि होते हैं इसमें शामिल होते हैं और फिर इस परामर्श समिति का गठन होता है। तब जाके इसके जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ गैर सरकारी संगठनों NGO ने भी इस पोर्टल के लिए स्वयं द्वारा विकसित विषय वस्तु निःशुल्क प्रदान की। यानी इसके अलावा ये तो सरकारी संस्थान है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट NGO के द्वारा भी इसके लिए जो है शिक्षण सामग्री कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं और अभी मुफ्त में। उसके बाद देखिए नए IIT संस्थानों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू IIT इंस्टीट्यूट। तो देखिए भारतीय IT उद्योग और घरेलू IT मार्केट में विकास द्वारा चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय ने सरकार के द्वारा बिना किसी लाभ के आधार पर सार्वजनिक निजी पद्धति यानी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भारत में 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि अपने देश में 20 नए IIT स्थापित किए जाएंगे और उसको स्थापित करने का जो मूड होगा वो PPP के आधार पर होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। इसमें सरकार का भी हिस्सा रहेगा और कुछ निजी कंपनियों या उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। IIT की स्थापना के लिए देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जहां IIT स्थापित की जानी है वहां की राज्य सरकार और उद्योग को भी भागीदार बनाएगा। यानी 20 IIT स्थापित किए जाएंगे तो सरकार वहां में उद्योगपतियों को भी भागीदार बनाएगा और वहां की राज्य सरकारों को। इससे क्या होगा कि किसी के ऊपर विशेष ज्यादा भार नहीं होगा और सभी लोग मिलकर इनको बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में यहीं तक हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है अगली क्लास में हम लोग इससे संबंधित जो है MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। और आज की इस क्लास में मैंने देखिए डिस्टेंस एजुकेशन और भारत की कुछ प्रमुख योजनाएं जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग को अध्ययन कराया है और मेरे तरफ से इसमें किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि नहीं रखी। यदि फिर भी आप लोग को कुछ ऐसा लगता है, महसूस होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।